9 अगस्त 2024 को कोलकाता में होने वाले मर्डर केस को लेकर लोग आज भी गुस्सा हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में जूनियर लेडी डॉक्टर के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक मर्डर नहीं था, बल्कि ये एक साजिश थी जिसमें संजय रॉय के साथ और लोग भी शामिल थे। यहाँ और भी बहुत सारे राज हैं जिन्हें इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी जान जाएंगे कि इसके पीछे की असल कहानी है क्या। वेस्ट बंगाल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जहाँ ये वाकया पेश आता है, 2016 में संजय रॉय इसी हॉस्पिटल में कुक की जॉब करता था और इस पूरे इंसिडेंट की जड़ भी यही शख्स है। 2016 में संजय रॉय अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए यहाँ जॉब करता था और तब इसकी फैमिली में इसकी मदर, एक सिस्टर और इसकी बीवी थी, जिससे कुछ ही टाइम बाद इसका डिवोर्स हो गया था। इस डिवोर्स का रीजन भी आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। एक दिन संजय रॉय हॉस्पिटल में काम करते करते अचानक गायब हो जाता है और इसका कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ गया। फिर उसके 3 साल बाद 2019 में ये कोलकाता की सिविक वॉलंटियर फोर्स को ज्वाइन कर लेता है। स्टार्ट में संजय रॉय ने सिविक वॉलंटियर के डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप को ज्वाइन किया था, जिसमें ये फोर्स पुलिस के अंडर रह के पुलिस के छोटे मोटे काम सर अंजाम देती है। लेकिन बाद में किसी तरह इसने अपने आप को इस ग्रुप से सिविक वॉलंटियर फोर्स ऑफ वेलफेयर सेल में शिफ्ट करवा लिया था, क्योंकि इस डिपार्ट के अंदर हॉस्पिटल वगैरह आते थे। तो संजय रॉय अपनी इस छोटी सी पोस्ट का गलत फायदा उठाते हुए हॉस्पिटल में लोगों को फ्री में बेड दिला के या उनका एडमिशन करा के 2 नंबर की कमाई करने लगा और इसी तरह अपने आप को इस डिपार्ट में शिफ्ट करवाने के बाद इसका आरजीकर हॉस्पिटल में आना जाना बहुत आसान हो गया था और कोई इसे रोकता टोकता नहीं था, क्योंकि अब इसकी काफी जान पहचान हो चुकी थी। इसके बाद किसी न किसी तरह ऑफिसर्स की चापलूसी करके तकरीबन 1 साल के अंदर अपने आप को सिविक वॉलंटियर की 4th बटालियन में शिफ्ट करवा लिया, जिसके बाद इसे आरजीकर हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट पे सिक्योरिटी संभालने का काम दे दिया जाता है। लेकिन इसका फोकस अभी भी लोगों के साथ कनेक्शन बनाने और 2 नंबर की कमाई करने पे था। इसी दौरानिया के अंदर 2020 में अपने कनेक्शंस और चापलूसी की वजह से संजय रॉय को हॉस्पिटल के अंदर रहने के लिए एक बैरक भी मिल जाता है, जो कि ओसी रैंक के पुलिस कांस्टेबल को मिलता है। लेकिन इसे सिविक वॉलंटियर होते हुए ये बैरक मिल जाता है और तब ये बैरक अनूप दत्ता नाम के एएसआई का था, जिसमें संजय रॉय रहने लगा। सुनने में आया है कि संजय रॉय एएसआई अनूप दत्ता के भी बहुत करीब था और रिसेंटली हमने अनूप दत्ता की भी एक न्यूज देखी जहाँ ये भाग रहे थे और मीडिया वाले इनका पीछा कर रहे थे और अब इनकी भी इंक्वायरी चल रही है। तो संजय रॉय को इस बैरक के साथ साथ डेली 5 लीटर पेट्रोल मिलता था। इसके अलावा इसकी 12,000 सैलरी और 2 नंबर की कमाई अलग से, मतलब इसकी 500 उंगलियां घी में थी। लेकिन 2021 में एक बड़ा चेंज होता है। आरजीकर हॉस्पिटल एंड कॉलेज के अंदर नए प्रिंसिपल बनाए जाते हैं डॉक्टर संदीप घोष। ये इससे पहले नेशनल मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल भी थे, तो वहाँ इन पे बहुत ज्यादा एलिगेशन लगे, इसलिए इन्हें ट्रांसफर करके आरजीकर हॉस्पिटल का प्रिंसिपल बना दिया गया और संजय रॉय इन प्रिंसिपल के भी बहुत ज्यादा करीब हो गया था, जिसपे इस कॉलेज के डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जो 16 साल से इसी हॉस्पिटल में थे, उन्होंने भी बयान दिया कि संजय रॉय प्रिंसिपल संदीप घोष का खास आदमी था। जो प्रिंसिपल के 4 खास लोग थे, जैसे अफसर खान, जैसे सोनू, तो उसमें ये संजय रॉय भी एक था। उस टाइम पे संजय रॉय ने लोगों पे अपना दबदबा बनाने के लिए अपनी बाइक पे भी कोलकाता पुलिस लिखवा लिया था। हालांकि वो एक वॉलंटियर यानी एक रजाकार था। इसके अलावा उसने अपनी शर्ट्स पे भी पुलिस लिखवाया हुआ था, इसलिए इसके आसपास के लोग इसे पुलिस समझते थे और तब इसका एक अच्छा लाइफस्टाइल था। हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर भी इसकी बहुत ज्यादा चलती थी, जिसकी वजह से इसे कैंपस के अंदर आने जाने पे भी कोई दिक्कत नहीं थी। बिना किसी रोक टोक के किसी वार्ड में या किसी भी रूम में आराम से चला जाता था, मतलब इसके फुल मजे ही मजे थे। 2022 में ये दोबारा शादी कर लेता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये डोमेस्टिक वायलेंस शुरू कर देता है। सेम वैसे ही जैसे अपनी पहली बीवी को मारता था, इसी तरह इस बीवी से भी लड़ाई झगड़ा और मारपीट शुरू कर दी थी और अपनी 3 मंथ प्रेग्नेंट बीवी को लात मार दी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। फिर ये उसका इलाज भी नहीं करवाता था और मारता भी था। इस वजह से उस लड़की की माँ पुलिस स्टेशन में संजय रॉय की रिपोर्ट भी लिखवाती है। मारा धारा बीमार गिरा, 3 महीना का पेट में बच्चा था, वो भी खराब किया। फिर पुलिस को रिपोर्ट लिखाया, पुलिस रिपोर्ट लिया कालीघाट थाना में। लेकिन संजय रॉय के कनेक्शंस होने की वजह से उसका कुछ भी नहीं होता और वो थक हार के अपनी बेटी को लेके वापस चली जाती है और कुछ दिन गुजरने के बाद इसकी दूसरी बीवी की भी डेथ हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय रॉय की हिस्ट्री रही है फीमेल्स के साथ वायलेंस करने की, लड़ाई और बदतमीजी करने की, लेकिन किसी लड़के के साथ इसका कोई झगड़ा नहीं हुआ। मार्च 2024 मतलब के इसी साल एक औरत हॉस्पिटल में आती है जिसका बेटा बहुत ज्यादा बीमार था। तब संजय रॉय की नजर पड़ जाती है इस औरत के ऊपर और वो इस औरत की मदद करता है, उसके बेटे का इलाज करवाता है और मेडिसिन के पैसे भी संजय
संजय रॉय खुद देता है। वो औरत तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है इसे अच्छा समझ के, लेकिन कुछ दिन बाद संजय रॉय मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में से उस औरत का नंबर निकालता है और उसे तंग करने लगता है, उसे जबरदस्ती मिलने का कहता है। इसके अलावा उसे डराता धमकाता भी है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तो कोलकाता के लाल बाजार पुलिस स्टेशन में जाके इसकी रिपोर्ट करवा देती है, जिसके बाद पुलिस संजय रॉय को बुलाती है और वो इसका डाटा चेक करती है, जिससे ये कंफर्म हो चुका था कि वो उस औरत को परेशान कर रहा था। इस इंसिडेंट के एक वीक के बाद इसके खिलाफ एक और कंप्लेन होती है, जिसमें इसने एक फीमेल डॉक्टर के साथ बदतमीजी की थी। इन सारी चीजों को देखते हुए आईपीसी मीन इंडियन पेनल कोड के तहत इस पे हैरासमेंट के चार्जेस लगने चाहिए थे। इसके अलावा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वगैरह और भी बहुत सारे चार्जेस लग सकते थे। इनफैक्ट इसकी जो सिविक वॉलंटियर की पोजीशन थी उससे भी हटा देना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पूरे केस में इसके साथ कुछ होता ही नहीं। इन्हीं रीजन की वजह से इसकी इतनी हिम्मत बढ़ चुकी थी कि उसे कोई डर खौफ नहीं था। अगर तभी इस पे कोई एक्शन लिया जाता तो आज फीमेल डॉक्टर के साथ ये इंसिडेंट ना हुआ होता। अब रिसेंटली जो कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में ये इंसिडेंट हुआ, उसकी जो विक्टिम थी वो एमबीबीएस करने के बाद इस कॉलेज से एमडी कर रही थी, जिसमें उनका सेकंड ईयर चल रहा था। माँ बाप ने बड़ी मेहनत करके अपनी बेटी को यहाँ तक पहुँचाया था। ये डॉक्टर अपने पेरेंट्स की इकलौती लड़की थी। फादर इनके टेलर हैं। एक छोटा सा बिजनेस होने की वजह से फाइनेंशियल कंडीशन भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी और पूरी फैमिली इसका एमडी पूरा होने का इंतजार कर रही थी। लेकिन 9 अगस्त 2024 के दिन संजय रॉय इस हॉस्पिटल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्राइम करता है। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसे कि 5 अगस्त को संजय रॉय अपने सिविक वॉलंटियर के किसी काम के लिए खड़गपुर जाता है और 8 अगस्त के दिन वो वापस आरजीकर हॉस्पिटल में आता है किसी पेशेंट का एडमिशन करवाने के लिए, और ये पेशेंट इसके जैसे किसी सिविक वॉलंटियर के रेफरेंस से था। उस वक्त जब संजय रॉय हॉस्पिटल में आया था तब भी इसने उस फीमेल डॉक्टर को फॉलो किया था और ये बात सीसीटीवी फुटेज देखने से पता चला। पेशेंट का एडमिशन करवाने के बाद ये हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है, लेकिन रात 11 बजे ये दोबारा हॉस्पिटल में आता है इसी पेशेंट के किसी काम से। वो काम करवाता है और इसी रात उस पेशेंट की सर्जरी प्लान थी, तो इसलिए ये हॉस्पिटल में ही रुक जाता है। जिसके बाद ये अपने सिविक वॉलंटियर दोस्त को हॉस्पिटल में बुलाता है और ये दोनों हॉस्पिटल के पीछे बैठ के शराब पीने लगते हैं। यहाँ इन्हें रात के तकरीबन 2 बज जाते हैं। तब इसका दोस्त वहाँ से चला जाता है और संजय रॉय 2 बजे से 2:30 बजे के दरमियान दोबारा हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। और दूसरी तरफ विक्टिम फीमेल डॉक्टर जो पिछले 36 आवर से हॉस्पिटल में काम कर रही थी, इनकी रात 11 बजे अपनी मदर से बात होती है। इसके बाद इन्हें भूख लगती है और वो अपनी फ्रेंड्स के साथ हॉस्पिटल कैंटीन में जाके खाना वगैरह खाती हैं। उसी रात जेवलिन थ्रो का मैच था, तो ये लाइव मैच देखने के लिए सेमिनार हॉल में बैठ जाते हैं। मैच खत्म होने के बाद इनके साथ जो 2 जूनियर थी वो चली जाती हैं और ये डॉक्टर यहीं पे थोड़ा रेस्ट करने लगती हैं, क्योंकि पिछले 36 आवर से ये ड्यूटी कर रही थी। इनको रात 2:35 पे इनकी कजन का मैसेज आता है, जिसे ये आखिरी रिप्लाई करती हैं। इसके बाद 3 बजे एक स्टाफ मेंबर सेमिनार हॉल के करीब से गुजरता है और वो देखता है कि डॉक्टर एक रेड ब्लैंकेट लेके सो रही थी। ये हमेशा अपने पास एक डायरी रखती थी जिसमें वो अपने टास्क, गोल्स और फ्यूचर प्लान्स वगैरह लिखती थी कि आगे जाके उन्हें क्या करना है। अब ये सो रही थी इस हाल में और 3:50 पे संजय रॉय फुल नशे की हालत में हॉस्पिटल के अंदर इंटर होता है। अब इसके बाद ये पूरे हॉस्पिटल में अपना शिकार ढूंढता है। ऐसा नहीं था कि ये डायरेक्ट सेमिनार हॉल में गया, ये हर जगह जाके चेक करता है, हर रूम में देखता है कि क्राइम करने के लिए कुछ मिल जाए, और ये चीज हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमराज में देखी गई। इसके बाद ये 3rd फ्लोर पे पहुंचता है और सेमिनार हॉल के अंदर जाता है और ये इसकी सीसीटीवी से ली गई ओरिजिनल पिक्चर है। सेमिनार हॉल में पहुंचने के बाद ये उस फीमेल डॉक्टर को देखता है और फिर उस पे हमला करता है। डॉक्टर अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ये उसे बहुत ज्यादा मारता है और उसका गला दबाता है। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 12 मिनट तक डॉक्टर अपने आप को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन इसने नशे में अपनी सारी लिमिट तोड़ दी थी। ये सब करने के बाद 4:40 पे सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है और उस पैरिक में जाके आराम से बिना किसी टेंशन के सो जाता है जो इसे हॉस्पिटल के अंदर मिला हुआ था। सुबह होती है तो एक स्टाफ मेंबर सेमिनार हॉल में जाता है और जैसे ही एंटर होता है तो जोर से चीखता है, जिससे लोग इकट्ठे होने लगते हैं और वहां देखा जाता है कि डॉक्टर की बॉडी नीचे पड़ी थी जिसपे आधे कपड़े थे। इसके बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल संदीप घोष को कॉल कर देते हैं और प्रिंसिपल पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने की बजाय खुद वहां पहुंचते हैं, और वो भी 1 घंटे के बाद। हालांकि ये हॉस्पिटल के करीब ही रहते थे। लोगों ने भी क्रिटिसाइज किया इस बात पे कि इन्हें पहले पुलिस के पास जाना चाहिए था और ये इंसिडेंट उन्हें बताना चाहिए था, लेकिन इसके 1 घंटे बाद प्रिंसिपल अपने ऑफिस में जाते हैं और तब पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। और उसी वक्त कॉलेज के सुपरिटेंडेंट विक्टिम के घर वालों को कॉल करते हैं और उन्हें सिर्फ इतना कहा जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, आप हॉस्पिटल आ जाएं, और ये कह के कॉल बंद हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर के पेरेंट्स दोबारा कॉल करते हैं कि क्या हुआ, तो उन्हें बताया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। ये सुन के पेरेंट्स हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वो पहुंचते ही अपनी बेटी से
उनसे मिलने का कहते हैं, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जाता और 3 घंटे तक रोक के रखा जाता है। 3 घंटे गुजरने के बाद उन्हें अपनी बेटी की बॉडी दिखाई जाती है, जिसे देख के पेरेंट्स कहने लगते हैं कि ये कोई सुसाइड केस नहीं बल्कि ये तो मारा गया है। यहाँ से बात क्लियर होने लगती है और हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। शाम 6 बजे बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन यहाँ विक्टिम की जो दोस्त थी वो एक डिमांड करती है कि वीडियोग्राफी के बिना ऑटोप्सी नहीं होगी। एक्चुअली वीडियोग्राफी में जो ऑटोप्सी होती है उसकी पूरी रिकॉर्डिंग होती है। ऑटोप्सी प्रोसेस के बाद जब रिपोर्ट में बताया जाता है कि जख्मों के निशान कहाँ कहाँ हैं, तो ये समझ आ जाती है कि ये कोई सुसाइड नहीं बल्कि रेप और मर्डर केस है। इस पूरी सिचुएशन को जैसे हैंडल किया जा रहा था, डॉक्टर्स इसे देख रहे थे और समझ भी रहे थे कि इसमें कोई साजिश है, क्योंकि ये जो सारी चीजें हो रही थी ये मशकूक सी थी। यहाँ तक कि बिना FIR पोस्टमार्टम कर दिया जाता है और बाद में विक्टिम के फादर जाके FIR करवाते हैं। हॉस्पिटल के स्टूडेंट्स ने बताया कि पुलिस भी बहुत जल्दी कर रही थी इस केस को क्लोज करने की, लेकिन अब यहाँ बात मजीद बढ़ जाती है और प्रोटेस्ट भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे और गवर्नमेंट को समझ आ गई थी कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाएगी अगर इसे सही से हैंडल ना किया गया तो। इसलिए पुलिस को ऑर्डर दे दिया जाता है कि जैसे भी कातिल को पकड़ के लाओ। पुलिस अपनी पूरी जान लगा देती है इस इन्वेस्टिगेशन पे। जिस दिन ये वाकया हुआ और पुलिस वहाँ पहुंची तो वहाँ उन्हें एक ब्लूटूथ एयर सेट मिला। इसको लेके पुलिस हॉस्पिटल के CCTV कैमरास को चेक करने लगती है, लेकिन सेमिनार हॉल के अंदर कैमरा नहीं था, बट उसकी लॉबी के एग्जिट और एंट्रेंस दोनों तरफ कैमरा था। उनको चेक किया जाता है कि सेमिनार रूम में कौन आया और कौन गया। तभी पुलिस संजय रॉय को भी सेमिनार हॉल में जाते हुए देखती है। जब ये सेमिनार हॉल में इंटर हो रहा था तो तब इसकी नेक में ये ब्लूटूथ हेडसेट था, लेकिन जब ये एग्जिट कर रहा था तो वो हेडसेट इसके पास नहीं था। और दूसरे नंबर पे ये अकेला ही शख्स था जो सबसे ज्यादा देर तकरीबन 35 मिनट तक इस सेमिनार हॉल में था। इन सब बातों से ये तो पता चल चुका था कि संजय रॉय ही कातिल है, लेकिन जब पुलिस इसके बैरक में जाती है तो ये बड़े आराम से सो रहा था और जो कपड़े इसने उस वक्त पहने हुए थे उनको वॉश करके सबूत मिटा चुका था। लेकिन पुलिस जब वो हेडसेट इसके मोबाइल के पास ले जाती है तो वो इसके मोबाइल के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। तब पुलिस इसे उठाती है और इसकी डीप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। संजय रॉय अपना जुर्म कबूल भी कर लेता है और सारी चीजें बताना स्टार्ट कर देता है, जिसमें उसने बताया कि ये सब कैसे किया और उसके साथ कौन कौन लोग शामिल थे। तो संजय रॉय अभी भी पुलिस कस्टडी में है और बहुत सारे बयान सामने आ रहे हैं, जिसकी एक कंप्लीट डिटेल वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और आगे भी शेयर कर दें। जल्द मिलते हैं इस केस की एक और डिटेल वीडियो के साथ।